हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए आज हम आपको देखिए जो 12th की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है वो है हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स। अब हम जान लीजिए इसके पार्ट 6 की तरफ चल रहे हैं आपको लेकर के। जितना ज़्यादा अब जान लो हम आगे जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और समझने वाले टॉपिक आपको अब देखने को मिलेंगे, जान लीजिएगा। जैसे कल मैंने मार्कोनिकॉव के नियम से बताया था, एंटी मार्कोनिकॉव के नियम से बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और आईआईटी के थ्रू, जान लीजिएगा। वहाँ पे उस रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझा जाता है। तो जो बच्चे कल उस रिएक्शन को समझे होंगे, उसको लिखे होंगे, आप बहुत अच्छे हैं। फिर तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और हमारा आपका एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत चैनल है जहां पर हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को आजकल सीख रहे हैं, रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और अगर आप सब लोग चैनल पर नए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। तो देखिए कल हमने क्या किया था, जो एल्किल हैलाइड हुआ करता है या हैलो एल्केन होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हमने क्या किया था, बताया था। केमिकल प्रॉपर्टी को मैंने उसकी 4 भागों में बताया था। एक होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी मैंने बताया था बीटा निराकरण अभिक्रिया, तीसरी मैंने बताया था धातुओं के साथ अभिक्रिया और चौथी हमने बताया था अपचयन अभिक्रिया। इतनी प्रकार की उसकी क्या हुआ करती है, रिएक्शन हुआ करती है। तो आज हम उसकी सबसे पहली रिएक्शन उठाने जा रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और जो इस चैप्टर की जान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी बहुत ही आपके चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे आपके इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, हर जगह पर ये पूछा जाता है, हम लिखा किया करते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये आपका पार्ट 6 है। सबसे पहली चीज हम ध्यान दें, जो हम आपको बताने जा रहे हैं उस चीज को पहले समझने का प्रयास कीजिए। और सबसे पहली चीज हम क्या किया करते हैं, नंबर 1, नाभिक स्नेही या नाभिक रागी तुम्हारी किताब ने कहा है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बहुत मजा आएगा, जान लीजिएगा। इसको हम लोग कहा किया करते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक, थोड़ा अंग्रेजी भी जानिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जान लीजिए। एकदम एकाग्र होकर के बैठ जाइए। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब, सबसे पहली चीज तो हमको यही जानना पड़ेगा कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। और आज हम आपको इस टॉपिक के अंतर्गत 2 रिएक्शन पढ़ाएंगे, SN1 और SN2, और जिसकी मैकेनिज्म भी आपको बताएंगे। बहुत मजा आएगा आज, आप जान लीजिएगा। तो जो SN1 है, SN2 है, इसकी बात आगे करेंगे ही अभी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है, एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो आप क्या बताते हो, वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक अटैक किया करता है या आक्रमणकारी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहते हैं। आप पढ़े हैं 11th लेवल पे कि जो रिजेंट होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल होता है और एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। जानकारी के लिए आपको इतना बता दें कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ ग्रहण करता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन युग्म की अधिकता होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन युग्म को ये दान करता है। और इसका अट्रैक्शन किसकी तरफ होता है, नाभिक की तरफ होता है, इसीलिए तो इसका नाम क्या है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, आप इन सब चीजों को जानते होंगे अच्छी तरीके से।
अब आपको लेकिन हम जो बता रहे हैं एकदम बेसिक लेकर के चलेंगे, जीरो से एकदम शून्य से शिखर तक पहुंचाने का हमारा पूरा इरादा हुआ करता है। अपने बच्चों को जान लीजिएगा। तो यहां मैं पहले लिखा किया करता हूं कुछ बातें। वह अभिक्रिया जिसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक या रीजेंट, वह अभिक्रिया जिसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता है, आक्रमणकारी या अटैकिंग करता है, यही अटैक करता है, आक्रमणकारी होता है या भाग लेता है, कुछ लोग ऐसे कह देते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक भाग लेता है उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक आक्रमणकारी होता है, नाभिक स्नेही, एकदम बढ़िया सी नोट्स दे रहे हैं आपको, प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम आपको यह बता दे रहे हैं कि जो ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं, मैंने बता दिया कि इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की अधिकता होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करते हैं। तो अगर हम कह दें डोनर एटम के आधार पर, तो जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं, बेस्ड अपॉन डोनर एटम विच आर टू टाइप्स, जो डोनर एटम होते हैं मतलब दाता परमाणु के आधार पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एक दंती नाभिक स्नेही अभिकर्मक, दूसरे होते हैं उभय दंती नाभिक स्नेही अभिकर्मक। दो प्रकार के ये हुआ करते हैं, मतलब मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल रीजेंट और एक होता है बाइडेंटेट, ये आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल रीजेंट। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। अब ये जो एक दंती न्यूक्लियोफाइल्स या नाभिक स्नेही होते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। नाभिक, वो तो उसके आधार पर कई प्रकार के अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, चाहे लिख दो आबंध या डोनर एटम। आबंध के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, या आबंध की संख्या के आधार पर, जुड़ने के आधार पर। नंबर एक दंती मोनोडेंटेट अभिकर्मक, ये सबसे बड़ी चीज। नाभिक एक दंती अभिकर्मक, कैसा अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ऐसे नाभिक, ये सब कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है इसी तरह। अभिकर्मक जिनके पास विच है वन डोनर एटम, एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, अर्थात जब इनके पास केवल एक डोनर एटम होगा तो केवल ये एक दिशा से ही क्या कर सकते हैं, बंध को बना सकते हैं, केवल एक साइड से ही ये जुड़ सकते हैं। अर्थात यह केवल एक ही दिशा से आबंध का या बंध का, चाहे जो लिखा था, आबंध या बंध का निर्माण करते हैं। कुछ बातें समझ में आ रही होगी आपको।
एक दंती नाभिक स्नेही अभिकर्मक ऐसे नाभिक स्नेही अभिकर्मक जिसके पास एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, वन डोनर एटम, अर्थात यह केवल एक ही दिशा से आबंध का निर्माण करते हैं। जैसे ये सब चीजें आपको बेसिक हैं, जैसे मैंने लिख दिया OH। अब इस ऑक्सीजन के पास आपको मालूम है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन में। अब इस ऑक्सीजन के ही पास केवल है, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है तो ये एक दंती न्यूक्लियोफाइल है, जान लीजिए। अब आप खुद देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, केवल ऑक्सीजन के पास है, हाइड्रोजन के पास नहीं है। तो जब भी कभी ये जुड़ेगा या बंध का निर्माण करेगा तो हाइड्रोजन थोड़ी तरफ से बनाएगा, ये किसकी तरफ से बनाएगा, ऑक्सीजन की तरफ से। तो ये मोनोडेंटेट है, जान लीजिएगा। जैसे आपका होता है क्लोरीन माइनस, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ब्रोमाइड माइनस, ये सब आपके क्या होते हैं, मोनोडेंटेट होते हैं। ये सब एनसीईआरटी में बताया गया, इसलिए आपको बता रहे हैं। अब उसके बाद होता है उभयदंती, ये एनसीईआरटी की एकदम खास लाइन है, उभयदंती नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब अगर ज्यादा बच्चों को सीधा नहीं समझ पाते हैं तो आप सीधा लिख सकते हैं, ऐसे अभिकर्मक जिसके पास दो डोनर एटम होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होते हैं, और अर्थात ये जैसे एक दिशा से तो ये दोनों दिशा से, जो दोनों साइड होती है, उभय का मतलब ही होता है दोनों दिशा, इधर से भी जुड़ सकते हैं इधर से, क्यों, क्योंकि दोनों डोनर एटम है, ये हम कहना चाहते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, उभयदंती नाभिक स्नेही अभिकर्मक ऐसे अभिकर्मक जो या जिसके पास, पूरी वही लाइन लिख देते हैं, जिसके पास दो दाता, कौन दाता, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, अर्थात यह दोनों दिशाओं से, टू साइड, लेफ्ट एंड राइट, दोनों दिशाओं से बंध का निर्माण कर सकता है। अर्थात ये दोनों दिशाओं से क्या कर सकता है, बंध का निर्माण कर सकता है। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपको बता देते हैं, जैसे ये आपका क्या होता है, साइनाइड, क्या होता है आपका, साइनाइड, या आप कह सकते हो आइसोसाइनाइड, N ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये सब जो हुआ करते हैं, इसमें देखिए नाइट्रोजन के पास भी होता है और कार्बन के पास भी होता है। तो ये जो नाइट्रोजन है और ये कार्बन है, ये सब दो आपके हैं, तो ये हो गया। तो ये तो एक बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया कि इसके पास दो डोनर एटम है, इसलिए उभयदंती नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, और एक दंती नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। इतनी बातें तो केवल आपको भी नॉर्मली मैंने समझाने के लिए बताया। अब जब, ताकि आगे वाली बातें आपको एकदम विधिवत तरीके से समझ में आए, आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब लोग, और बढ़िया तरीके समझे और इंतजार कीजिए, तभी आपको फल अच्छा मिलेगा। अब सबसे पहली चीज, एक चीज हम ये बताते हैं, कि तो हम तो जान गए कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसके पास डोनर एटम होता है, और वो क्या होता है कि ज्यादा करके ऋणात्मक एसिड हुआ करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा सब लोग, तो ध्यान दीजिए, यहीं पे आप उसी के नीचे लिखेंगे, थोड़ा आप रिएक्शन को बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि जब कोई भी एल्किल हैलाइड है, जब एल्किल हैलाइड पर नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल अभिकर्मक आक्रमण करता है, अटैक करता है, रिएक्शन करता है, आक्रमण करता है, तो वह, अब मेरी बात को यही सब लोग समझ लीजिए। मैंने आपको पहले एकदम सिंपल तरीके से समझाया था, जब CX बंध की प्रकृति बताया था। तो देखिए ये C
अब आपको मालूम है यहाँ पे x होता है, इसकी बैलेंसी ये आपकी पूरी खाली है, यहाँ पे कितनी हो गई 4 होती है, 5 6 7, एक बैलेंसी और खाली कर दीजिए। ये आपका CX बंद है। अब उसके बाद क्या हुआ करता था, मैंने इस चीज को आपको समझाया है। क्या समझाया है कि यहां से क्या होता है, जो ये साझे का इलेक्ट्रॉन होता है वो किसकी तरफ चला जाता है, हाइड्रोजन की तरफ। क्यों? क्योंकि इसकी विद्युदात्मकता ज्यादा है, रिएक्शन की जड़ तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, जान लीजिएगा। ये इसकी विद्युदात्मकता ज्यादा है और इसकी कम है, तो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ चला गया। जब इसकी तरफ जाता है तो यहां पे मैंने बताया था होता क्या है राजू, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। मैंने आपको बताया था इस चीज को, तो इसीलिए मैंने बताया था ये क्या है, आपके CX बंध की क्या है बताओ, कैसी प्रकृति है, ध्रुवीय प्रकृति है। कैसी प्रकृति है ये, ध्रुवीय प्रकृति होती है इसमें। तो अब मेरी बात को ध्यान दीजिए, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब एल्किल हैलाइड पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक आक्रमण करेगा, अब मान लीजिए, ये तो आपको समझाने के लिए था, आप दूसरी चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैंने ले लिया एक एल्किल हैलाइड, ये हो गया आपका, ये क्या है आपका बताओ, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड है ये। तो अब आप बताइए, जब इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल, अब इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ये अटैक करेगा, तो जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो मालूम है कि यहाँ पे जो ये कार्बन है ना ये, और ये X है, तो इसके ऊपर तो प्लस चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज। तो अब आप ध्यान दीजिए हमारी बात को, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो ये R को क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि इसके ऊपर अब देखिए कौन सा यहाँ पे है, अब आप देख रहे हो प्लस चार्ज है ना यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस चार्ज। तो ये माइनस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होगा क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना इसको देगा, और देने के बाद क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, देखो लिखा हूं, जब एल्किल हैलाइड पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक अटैक करता है तो वह, ध्यान दीजिएगा, एल्किल या ऐसे भी लिख सकते हो, CX बंध के किससे जुड़ता है, ये जो CX बंध है इससे के किससे जुड़ेगा बताओ, CX बंध के कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है, कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ जाता है, और हाइड्रोजन X माइनस, अब जैसे ये जुड़ेगा यहां से हाइड्रोजन गायब, तो अब बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ R, और ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल यहां पे, और ये X क्या हो जाएगा, यहां से माइनस के रूप में बाहर हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाता है आपका, बताइए, ये आपका क्या हो जाता है, एक कंपाउंड। कहने का मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो आपके CX बंध में कार्बन से जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन X माइनस क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। इतनी बात को एक बार फिर से समझ लीजिएगा, तब आपको एकदम पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। ये जो रिएक्शन है इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही है आपका, और ये तो आपका एक उत्पाद है ही, अभी इसकी बात आगे चर्चा की जाएगी। तो अब यहाँ पे तो मैंने केवल इसके बारे में समझाया कि जब एल्किल हैलाइड पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक आक्रमण करेगा तो CX बंध पर क्या करता है, वो कार्बन परमाणु जुड़ जाता है, कौन, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, और X क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया, ये क्या है आपका, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहां से ये क्या हो जाएगा, इसके साथ यहां आ गया, और X क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। अब जो ये रिएक्शन हुआ करता है, इस रिएक्शन की जो अभिक्रिया की दर होती है उसके आधार पर इस रिएक्शन को निम्न 2 भागों में बांटा गया है। ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को क्रियाविधि के आधार पर निम्न 2 भागों में बांटा गया है, और यहीं से कहानी क्या हो जाती है, आपकी शुरू हो जाती है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इतना पहले समझिए, आसान चीज नहीं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा बाबू आप, नहीं तो आप जान लीजिए बहुत मजा आने वाला है आपको यहाँ पे।
फिर आइए जो नीचे लिखा था उस रिएक्शन से, क्रिया विधि की दृष्टि से इस अभिक्रिया को निम्न दो भागों में, नीचे उसे लिखेंगे, बांटा गया है। जो भी ऊपर मैंने रिएक्शन लिखा था कि एल्किल हैलाइड पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब, तो पहली जो सी अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं SN1 अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो दूसरी होती है उसे कहते हैं SN2 अभिक्रिया। ये दो प्रकार की अभिक्रिया होती है और आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है SN1 अभिक्रिया क्या है, SN2 अभिक्रिया क्या है, यही आपसे पूछा जाएगा। वो जो इसके पहले मैंने समझाया वो बेसिक था, यहीं से आपको ध्यान देना है सब बच्चों को। अब हम एक एक का मतलब पहले बताते हैं, ध्यान दो सब लोग। यस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब विस्थापन, और एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब होता है यूनिमालिकुलर। ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या है, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन विस्थापन, और एन का मतलब न्यूक्लियोफाइल, और 2 का मतलब बाईमालिकुलर, द्विअणुक और एका आणविक। ये है। तो इसको अगर हम पूरी, इसको पहले अगर हम लिखें तो इसको आप लोग अगर कहो कि हम लोग हिंदी में लिख दें तो हिंदी भी इसकी अलग होती है और अंग्रेजी भी इसकी अलग होती है। जैसे हिंदी अगर इसका आपको लिखना है तो आप हिंदी अगर लिखेंगे तो इसको कहा किया करते हैं एका, हिंदी बहुत खराब है, एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देख रहे हो, एका आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये हिंदी है इसकी। और फिर इंग्लिश में इसी को क्या कहेंगे, पहले शब्दों को अर्थ को समझिए। इंग्लिश में लिख रहा हूं, यूनी मालिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी यहां पे यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो प्रकार की। SN1 अभिक्रिया का मतलब, यस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब न्यूक्लियोफाइल, और 1 का मतलब यूनिमालिकुलर। नमूए सबको दिक्कत करता है पहले, इसलिए पहले इसी को तोड़ेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये भी नोट करिएगा। एका आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया इसको कहते हैं द्वि आणविक या अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर इंग्लिश में बाईमालिकुलर, बाईमालिकुलर की इंग्लिश भी लिखना जरूरी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्रिया विधि के आधार पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कितने भागों बांटा गया,
दो भागों में बांटा गया। एक होती है नाभिक स्नेही अपक्रिया SN1 अपक्रिया, दूसरी कौन सी होती है SN2 अपक्रिया। अभी आपको एक चैप्टर मिलेगा, फर्स्ट पेपर में ही है, वो चैप्टर का नाम है आपका जो रासायनिक बलगतिकी। तो वहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा जाएगा अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि है ये 1 और 2, मतलब इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी है, प्रथम, और यहाँ कितनी है, द्वितीय। अब बच्चे ये सोचते होंगे कि प्रथम और द्वितीय का मतलब क्या है। तो इसमें जो अभिक्रिया की वेग होता है, रेट, वो केवल एक अभिकारक पर निर्भर करता है, इसीलिए इसको SN1 कहा गया है। और इसमें जो अभिक्रिया का वेग होता है वो दो अभिकारक पर निर्भर करता है। अभी इसको प्रूव भी करूंगा कि कैसे एक पे और कैसे दो पे, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा रिएक्शन के थ्रू। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें अभिक्रिया की जो वेग है वो एक अभिकारक पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर कह रहे हैं। और इसमें अभिक्रिया की जो कोटि है वो दो अभिकारक पर निर्भर करे, इसको द्विआण्विक कहते हैं। और फिर न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करा इसलिए न्यूक्लियोफिलिक, और विस्थापन अपक्रिया इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतनी चीज तो कंफर्म हो गई होगी। अब हम पहला वाला समझते हैं, एक एक करके समझेंगे तब ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे बीच में, थोड़ा ध्यान से समझें। अब हम लिखने जा रहे हैं शॉर्टकट तरीका। नंबर 1 SN या SN अभिक्रिया आपने पहले लिख ही लिया है। अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूं रिएक्शन में, पूरा नाम आप उसमें लिखे ही हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब कुछ मोटी मोटी बातें, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले चीज बता रहे हैं कि इसमें जो अभिक्रिया की वेग होता है वह केवल एक अभिकारक पर क्या हुआ करता है, वो निर्भर किया करता है, इसीलिए इसे हम लोग SN1 अभिक्रिया कहते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। These और रिएक्शन वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड इनटू ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, सो इट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। आपको इतनी इंग्लिश वर्जन की मैंने बात बता दिया। अब हम क्या बताते हैं, पहले इतनी बात हम लिख दिए, तब जानिए फिर ध्यान लीजिए। इस अभिक्रिया में या इस अभिक्रिया का वेग, ऐसे लिखना भी है, अब वेग केवल एक अभिकारक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। वेग क्या होता है वो सब चैप्टर में मिलेगा। केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर, या आप और अच्छा लिखना चाहें तो वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक पर, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, चाहे जैसे लिखिए, आता है इसे, सो इट इज अ कॉल्ड, पूरा लिखेंगे इसी में, जान लीजिएगा, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक यहां से पढ़ा करो इसे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब समझ में आया क्यों? क्योंकि इसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसीलिए हम लोग इसको यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखिए एग्जांपल में जैसे मैंने बता दिया, तृतीयक टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, जो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल होता है, तृतीयक ब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल को ले लीजिए, चाहे हैलाइड ले लीजिए, हैलाइड की अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड की अभिक्रिया
NaOH से करने पर, किससे करने पर, NaOH से करने पर तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल एवं सोडियम हाइलाइड प्राप्त होता है। ये एक मैं रिएक्शन बता रहा हूं इसके अंदर। सबसे पहली चीज तो अभी इसको आपको हम लास्ट में लिखवाएंगे भी कि जो SN1 अपक्रिया होती है इसको सबसे ज्यादा 30 देते हैं। 30 एल्किल हैलाइड मतलब तृतीयक एल्किल हैलाइड। फिर उसके बाद कौन देते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और सबसे कम जो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो किसमें होता है, 10 मतलब प्राथमिक एल्किल हैलाइड में। इसीलिए इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हुआ करता है भाई, जिसमें ज्यादा रेट रहेगी उसी को हमको समझाना है, तो हम इसमें टर्सरी वाला ही एग्जाम्पल लेंगे। तो हम इसमें बता रहे हैं क्या कि तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड, चाहे जो ले लीजिए, कि अभिक्रिया अगर NaOH से की जाती है तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल एवं आपको क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइलाइड प्राप्त होता है। ये SN1 अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूं। अब देखिए तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड का मतलब क्या होता है, CH3, C यहाँ क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल है CH3, और अब यहाँ पे क्या हो गया आपका Br चार्ट थोड़ा ले लें। अब इस रिएक्शन में क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, NaOH से, NaOH से। जब इसकी अभिक्रिया, ये आपका क्या है बताइए, टर्सरी, मैं लिख दे रहा हूं, बहुत इंतजार से समझिए, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये क्या है राजू, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अब जब NaOH से अभिक्रिया करोगे तो सबको मालूम है अच्छी तरीके से कि यहां पे मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये यहां से हटेगा और यहां से आपका क्या आ जाएगा, इसमें से OH। तो अब आपको मालूम है ना, क्योंकि OH न्यूक्लियोफाइल है, यही अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। OH जिसमें न्यूक्लियोफाइल है ना, ये यहाँ पे आएगा और Br इससे हट जाएगा। तो आप बताइए क्या बनाया, C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे हो गया OH, आ गया न्यूक्लियोफाइल। और अब आपका बाहर क्या हो गया, यहाँ पे NaBr, और यही आपका क्या है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये आप ध्यान दीजिए, ये आपका इसका एक एग्जाम्पल है। इतनी बात पहले समझ लीजिए, इस अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः इसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं। तृतीयक ब्यूटिल हाइलाइड या चाहे ब्रोमाइड कह देते कि अभिक्रिया NaOH से करने पर तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल एवं सोडियम हाइलाइड प्राप्त होता है। अब हम इस रिएक्शन की क्या बताने जा रहे हैं, क्रिया विधि बताने जा रहे हैं। क्रिया विधि, आप लोग इस रिएक्शन को अगर लिख लिए हो तो नीचे हम ना लिख करके फिर अलग से लिखते हैं, लेकिन इसको हमको लिखना पड़ेगा। इतना चीज हम मिटा रहे हैं, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, कहाँ लिखेंगे ये मैकेनिज्म यहाँ पे आएगी नहीं पूरी। तो अब आपको हम बता रहे हैं, पूरी बात जो लिखे हैं उतना तो आपको काफी में आएगी, पूरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं पहले से ऊपर एक बार रिएक्शन को लिख देता हूँ, फिर मैकेनिज्म आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे है C, फिर यहाँ पे है CH3, यहाँ है CH3, यहाँ है CH3, तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल है, ये ब्रोमाइड है, प्लस किसके साथ अभिक्रिया की गई है, NaOH के साथ, और यहाँ हो जाएगा C, यहाँ पे CH3, यहाँ CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ क्या है OH, और प्लस यहाँ क्या बाहर हुआ है NaBr। यही रिएक्शन है जो आपने ऑलरेडी लिख रखा है। अब इसी रिएक्शन की क्या करना है, हमको मैकेनिज्म लिखना है। एकदम एकांत से बैठिए और एकदम बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। तो आपको जो मैं बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा, यहां पे चलिए, अब यहां पे इसकी हम लिख रहे हैं क्रिया विधि।
मैं एकदम सरलतम रूप में बता रहा हूं। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहली चीज, आपको इस चीज को ऑलरेडी हमेशा मालूम होना चाहिए कि किसी भी रिएक्शन में हम सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का निर्माण करते हैं। ये हमारा पहले काम होता है भाई, आक्रमणकारी को निर्माण करेंगे तभी तो अटैक करेगा वो। और एक चीज याद रखते हैं कि जितनी चीजें इस रिएक्शन में है, लास्ट में पूरे स्टेप में वो सब चीजें बन जाएं। यही मैकेनिज्म होती है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकर्मक और अभिकारक की क्रिया के माध्यमिक पदों के साथ अंतिम उत्पाद को भी लिखा जाता है तो उसी को हम लोग क्रिया विधि कहते हैं। अब हम इस रिएक्शन को समझेंगे कि कैसे ये कई माध्यमिक पदों में प्रारंभिक, फिर माध्यमिक, फिर अंतिम उत्पाद में बदली हुई है। तो और ये चीज याद रखिएगा कि जितनी चीजें इसमें से ली जा रही है वैसे सब पूरी बाहर भी होंगी और वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। सबसे पहला काम ये होता है कि जो आपके पास NaOH है, यहां पे लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। इससे पहला स्टेप में, ये किताबों में दिया नहीं गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनित होकर, अब आप हमको खुद बताइए, आयनित होकर किसका निर्माण करेगा? Na+ तथा OH-। और ये OH- जो है यही आपका न्यूक्लियोफाइल है ना। OH-, अब एग्जाम्पल मैंने बताया था कैसा है, मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का निर्माण करता है। पहला स्टेप। अब ये जो पहले स्टेप में है ये क्या हो जाएगा? NaOH डिकम्पोज हो जाएगा Na+ में और OH- में। जो ये Na+ इससे तो हमसे मतलब नहीं है, हमसे इसी से मतलब है। ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो यही हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और इसकी अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अब स्टेप सेकेंड। पहला स्टेप समझ में आया? NaOH था, देखो मैंने इसको डिकम्पोज कर दिया, Na+ बना और OH-। तो हमने OH- का मतलब न्यूक्लियोफाइल का निर्माण कर लिया। अब दूसरे स्टेप को आप लोग ध्यान से समझिए। दूसरे स्टेप में यही तृतीयक जो ब्यूटिल हैलाइड है, इसको हम यहां पे लेके आते हैं, ध्यान दीजिए। यही जो आपका तृतीयक ब्यूटिल क्या है? ये ब्रोमाइड या हैलाइड। ब्रोमाइड क्या करता है? इसमें क्या होता है? धीरे से विदलन होता है। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड में धीमा विदलन पढ़े होंगे, होमोलिटिक विदलन और इलेक्ट्रोलिटिक। तो धीमा विदलन बहुत स्लोली होता है, जिसके कारण, अब ध्यान दीजिए, अब जिसके कारण क्या होगा? यहां पे कार्बेट कटायंस बनता है या कार्बोनियम आयन एवं ब्रोमाइड आयन का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, जिसके कारण कार्बेट कटायंस एवं ब्रोमाइड आयन का निर्माण हो जाता है। ये ध्यान दीजिए। अब क्या होगा? आपके पास है CH3, देखिए यही है, फिर यहां C, यहां CH3, यहां पे भी CH3 और अब यहां से Br। अब आप हमको बताइए, जनरली रिएक्शन की मैकेनिज्म किताबों में यहीं से लिखी जाती है, ये बात ध्यान दीजिए। और इस रिएक्शन की मैकेनिज्म केवल 2 स्टेप की है किताब में, जो सही है, और हम बता रहे हैं 4 स्टेप में, ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। सही से जो होती है तो केवल 2 स्टेप में। अब आप खुद इस बॉन्ड को देखिए, इस बॉन्ड को आप बताइए, यहां पे कार्बन है और यहां पे ब्रोमीन है। तो ये जो ये साझे का इलेक्ट्रॉन होगा, जब बटेगा, बंटवारा होगा, तो होमोलिटिक होगा कि हेट्रोलिटिक? बहुत सीधी सी बात है, हेट्रोलिटिक होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेन अलग अलग है। तो यहाँ समान रूप से तो बंटवारा हो ही नहीं सकता है, यहाँ अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो अब होगा क्या? मेरी बात को ध्यान दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके चला जाएगा ब्रोमीन, तो यहाँ देखो C और ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पे CH3, और अब इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज।
और बाहर क्या हो गया आपका ब्रोमाइड माइनस। और ये जो है यही आपका क्या है कार्बेक कटायंस या कार्बोनियम आयन। और ये जो है ये आपका क्या है बताइए ब्रोमाइड आयन, यही है। अब अगले स्टेप में क्या होता है मेरी बात को ध्यान दीजिए, यहीं से स्टेप थर्ड शुरू है। अब जो ये कार्बोकटायंस मिला है इसके ऊपर प्लस चार्ज है और इसके ऊपर अटैक कौन करता है न्यूक्लियोफाइल। तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल है ध्यान दो CH3 अब इसके ऊपर अटैक करेगा। तीसरे स्टेप में कार्बोकटायन पर न्यूक्लियोफाइल ब्रैकेट में OH माइनस आक्रमण करके क्या बनाता है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण करता है। निर्माण करता है। अब क्या होगा मेरी बात को ध्यान दीजिए, जो ये है तुम्हारा इसके ऊपर ये अटैक करेगा तो यहां पे देखिए CH3 और यहां पे कौन सा चार्ज है प्लस चार्ज। अब इसके ऊपर ये अटैक करेगा, ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल। क्या है राजू ये न्यूक्लियोफाइल मैकेनिज्म अगर जिसको आ गई ऑर्गेनिक समझ में आ गई, ये क्या अभी तो एकदम शुरू का रिएक्शन है, ऐसे मैकेनिज्म पढ़ाई जाती है कंपटीशन लेवल पे तो आप समझिए। और मैं इतना बता रहा हूं उसको सब उसी में तोड़ के बता देते हैं जबकि समझ में भी नहीं आता है। अब यहाँ पे क्या होगा इसके ऊपर प्लस चार्ज है इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो बहुत सीधी सी बात है ये इससे आकर के जुड़ जाएगा और आपको मिल जाएगा CH3 और यहाँ हो गया CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हो गया OH। और यही आपका मेन प्रोडक्ट है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इतना चीज सबको समझ में आ गया कंफर्म। चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैंने बताया ये रिएक्शन तुम्हारा मेन है। अब इसकी मैकेनिज्म लिखना है तो सबसे पहले जो ये NaOH है ये टूट गया और बनाया Na+ और OH माइनस। और फिर अब दूसरा जो रिएजेंट है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड का धीमा सा कौन सा विदलन हेट्रोलिटिक विदलन होता है जिसके कारण कार्बोकटायन एवं ब्रोमाइड आयन का निर्माण हो जाता है। ये देखिए आपका ये वाला कंपाउंड है यहाँ पे, ये ब्रोमाइड आयन आपका निकल गया। अब जैसे ही कार्बोकटायन बना तुरंत न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर दिया और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया तो आपको मिल गया क्या तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। मिल गया सबको ना। और अब यहीं पे ही आपको बता रहे हैं चीज को ध्यान दीजिएगा सब लोगों कि जो ये रिएक्शन की रेट होती है वो रिएक्शन की रेट केवल क्या होती है। अब इसको बता दें ध्यान दीजिए, प्रयोग के आधार पर देखा गया है। प्रयोगों के आधार पर यह बताया गया कि जो ये अभिक्रिया की गति होती है वो केवल इसी पर निर्भर करती है। ये जो है आपका तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड पर, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड पर ही केवल रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है और हाइड्रोक्साइड आयन पर निर्भर नहीं करती है। इसीलिए मुझे अब इस चीज को आपको बताना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि इस अभिक्रिया का वेग केवल तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड केवल पर ही निर्भर करता है, हाइड्रोक्साइड आयन पर निर्भर नहीं करता है। अतः इस अभिक्रिया की जो कोटि है फर्स्ट है और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं SN1 अभिक्रिया कहते हैं। मैं अब इसको लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, पूरी चीज बता रहा हूं आपको। मैं कहाँ लिखूं, इधर लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर जगह है तो फिर समझाएंगे एक बार। यहां आ जाएगा देख लीजिएगा, प्रयोगों द्वारा नहीं आएगा राजू, जो ना छोटा सा ही मिटा दे रहे हैं, नीचे से आप ऊपर आ जाइएगा। ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इस अभिक्रिया का वेग थोड़ा वहां चैप्टर में और अच्छा समझ में आ जाएगा। वेग तृतीयक
ये प्रयोग से देखा गया। ब्यूटिल ब्रोमाइड पर ही निर्भर करता है हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर नहीं। अतः अब देखिए यही समझा रहा हूं, अभिक्रिया का वेग, ये फार्मूला होता है अभिक्रिया का वेग K इक्वल टू कंसंट्रेशन, ये वेग स्थिरांक होता है, ये केवल डिपेंड कर रहा है किस पे, इसी पे। तो C सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड Br, ये इसी पे ही केवल निर्भर कर रहा है। और जब केवल इसी पर ही निर्भर कर रहा है तो अतः अभिक्रिया का वेग ये K कंसंट्रेशन है और इसी पे केवल निर्भर कर रहा है। अतः यह नीचे प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अतः यह किस प्रकार की है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और लास्ट में जाते जाते ये 3 हो गया, स्टेप 4 वो तो केवल नथिंग के लिए है, कोई उसमें है ही नहीं, जान लीजिएगा। अब आपने देखा होगा पहले स्टेप में आपको क्या मिला था, यहाँ पे Na, और इस स्टेप में क्या मिला था, यहाँ पे Br मिला था ना। ये दोनों लास्ट वाले में कंबाइन हो जाएंगे, Na प्लस और Br माइनस, दोनों जुड़ करके क्या बना लेंगे, NaBr। ये अंतिम एक उत्पाद ये भी होता था ना उसमें। तो इस तरीके से ये पूरा रिएक्शन आपका समाप्त हो गया। मैं थोड़ा सा इस रिएक्शन को आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। पूरा रिएक्शन मैंने आपको बताया कि SN1 अभिक्रिया की जो वेग होता है केवल एक अभिकारी पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, उसकी अभिक्रिया अगर NaOH से की जाती है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता था। तो उसकी मैकेनिज्म लिखनी थी, तो सबसे पहले मैंने बताया क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनित होकर के सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण कर लेता है। और फिर ये क्या होता है, दूसरे स्टेप में तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड जो होता है ये कार्बोकटायन और ब्रोमाइड आयन का निर्माण कर लेता है। और फिर कार्बोकटायन क्या किया करता है, ये OH आयन इस पर अटैक कर देता है और अटैक करके तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल को बना देता है। तो एक उत्पाद तो यहाँ बन गया था और एक उत्पाद अब इसी तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण कर लेता है। तो यहीं पर रिएक्शन की रेट भी बता दी जाती है कि इस अभिक्रिया का वेग तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड पर ही निर्भर करता है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर नहीं। अतः अभिक्रिया का वेग, ये फार्मूला है, K इक्वल टू क्या होता है, ये केवल इसी पे ही डिपेंड कर रहा है, अभी हाइड्रोक्साइड पे नहीं डिपेंड करेगा ये। इसलिए ये अभिक्रिया की कोट कैसी है, प्रथम कोट की, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। और लास्ट में चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, ये Na प्लस और ये Br, ये देखो इसमें पहले स्टेप में था और यहाँ से ये निकला था, दोनों जुड़ गए और Br। एक उत्पाद ये था, एक उत्पाद आपका ये था, और एक अभिकर्मक ये था, और एक अभिकर्मक ये था। यही पूरे रिएक्शन की क्या है, मैकेनिज्म है। आई होप एकदम क्लियर हो गई होगी आपको, एक बार लिखेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अब चलिए, जैसे अगर आपको जानना चाहते हैं तो आपको मैं इसमें लिख करके बताया था, वैसे ही आपको की बात देखिए, जैसे किताबों में लिखा गया है, किताबों में तो जैसे लिखा गया है अगर उस तरीके से आपको बता दूं तो अभी जान लीजिए केवल आप समझ नहीं पाओगे, एकदम कहने का मतलब ये होगा कि आपको कंफर्म ही नहीं होगा जैसे किताबों में लिखा गया। किताबों में तो नहीं, तो जैसे बताया तो उसमें एकदम सीधा सीधा, जैसे ये क्या है, ये आपका क्या है, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, यही है ना, ये पहला स्टेप है उसमें। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड क्या हुआ करता है, ये देखिए CH3 ये, और यहाँ पे इसमें टूट गया और ये फिर क्या हो जाता है, ब्रोमाइड आयन बाहर हो जाता है। और अब कुछ नहीं बताया गया है, ये दूसरा है। और अब क्या किया गया है, इसी टर्सरी ब्यूटिल, ये जो कार्बोनियम आयन बना है, इसी पे OH आयन का अटैक करा दिया गया है, और अटैक करा करके यहाँ पे CH3 और ये OH, बस यही सेक्शन को 2 स्टेप में। अब इसके पहले वाला स्टेप मैंने आपको बताया जानबूझ करके कि NaOH टूटता है,
Na+ में और OH- में, तब तो ये यहाँ पे अटैक कर रहा है। और फिर लास्ट वाला स्टेप मैंने क्या बताया कि जो ये Br है वो जो ये Na+ बना है, Na+ और ये Br- ये दोनों अलग हो जाते हैं तो NaBr बन जाता है। ये मैंने इसीलिए पहला स्टेप ये था उसमें मेरे पास, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा स्टेप ये था। यहाँ पे क्या बना है भैया, NaBr। तो आपको यही तरीके मैकेनिज्म, और आपको बता रहे हैं कि इस अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म है केवल 2 स्टेप में है। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो रिएक्शन की रेट है केवल इसी पे डिपेंड कर रही है, ना कि इस पे डिपेंड कर रही है। इसीलिए इसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। एकदम बढ़िया सा समझ में आया होगा। एक बार आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, तब आपको एकदम। अब देखिए जो मैंने अभी एक चीज आपको शुरू में ही बताया था, उस चीज को आपको बता रहा हूं यहाँ पे। जैसे मैंने बताया था कि जो SN1 अभिक्रिया होती है, इसको सबसे अधिक जो इसमें एक्टिविटी होती है वो 3-0 में होती है। तो यहां पे बता रहे हैं SN1 अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रीजनिंग का क्वेश्चन हल किया जाता है। अभिक्रिया सबसे अधिक कौन देगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे अधिक, और उसके बाद फिर कौन देंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। हल कीजिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कुछ इसके। फिर सबसे कम कौन देंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसीलिए मैंने तृतीयक वाला बताया आपको। मतलब इसका जो क्रम है सबसे ज्यादा 3-0, फिर 2-0 और फिर कौन सा, यही शॉर्टकट है। सबसे ज्यादा SN1 अभिक्रिया सबसे ज्यादा कौन देंगे, 3-0 और उसके बाद फिर 2-0 और फिर कौन सी, 1-0। अब हम जब SN1 अभिक्रिया पढ़ लेते हैं तो हम दूसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है SN2। अब काफी बातें आपकी दिमाग में मैंने पहले से ही क्या किया है, पुट कर दिया है। तो अब आपको SN2 जो रिएक्शन है इसको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मेरे हिसाब से जान लीजिएगा। इसीलिए मैं यहां डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, ध्यान दो, एकदम समझने का प्रयास कीजिए। SN2 अभिक्रिया, अब मेरी बात को ध्यान देना सब लोग। SN1 की तुलना में SN2 थोड़ा और क्रिटिकल है। अब यहां समझिएगा मेरी बात को। सबसे पहली चीज, इसमें जो अभिक्रिया का वेग होगा वो 2 अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा। इसीलिए इसमें अभिक्रिया की कोट कितनी होगी, सेकेंड। ये द्वितीयक कोट की क्या होती है, ये अभिक्रिया होती है। तो यहां बताया जाता है इसमें अभिक्रिया का वेग, ध्यान दीजिएगा, इसमें अभिक्रिया का वेग 2 अभिकारी अणु पर निर्भर करता है। या डायरेक्ट जो समझदार लोग इसमें कहते हैं अभिक्रिया की कोट 2 होती है, बस हो गया। अतः इसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल्स, चलिए लीजिए एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में सीधा सीधा आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। जब मेथिल ब्रोमाइड लिया जाता है, मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। और ये जो अभिक्रिया होती है ये SN2 अभिक्रिया की उदाहरण होती है। जैसे मेथिल ब्रोमाइड
की अभिक्रिया किसके साथ, NaOH से करने पर मेथिल एल्कोहल एवं सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ये देखिए रिएक्शन CH3Br, अब आप नीचे नाम लिख लीजिएगा, ये NaOH, इससे जब इसका अभिक्रिया हुआ तो यहां पे बना क्या, फिर देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और ये अटैक करेगा यहां से, तो ये हो जाएगा CH3OH मेथिल एल्कोहल है, ये नाम लिख लेंगे आप लोग, और उसके बाद बन जाएगा NaBr सोडियम ब्रोमाइड। यही रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम SN2 रिएक्शन कहेंगे। अब हम इसकी मैकेनिज्म बता रहे हैं, डायरेक्ट क्रियाविधि आप बीच में लिखेंगे, हम थोड़ा साइड से आ रहे हैं। स्टेप फर्स्ट, हम भले आपको कई स्टेप में बता रहे हैं लेकिन लास्ट में ये बताएंगे कि कौन सा रिएक्शन, जैसे उसको बताया मैंने केवल 2 स्टेप में और ये केवल 1 स्टेप में होती है, ये भी जान लीजिए, लेकिन हम आपको बताएंगे कई स्टेप में ताकि आपको अच्छा समझ में आए, नहीं किताब वाला दिखाए थे भी लिख के। सबसे पहले वही काम इसमें भी होगा, NaOH, अब इसके क्या लाइन में लिखवाएं, ये टूट करके Na+ और OH- में टूट जाएगा, पहला स्टेप। स्टेप सेकेंड, यही इसमें इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग कहते हैं संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट, फिर लास्ट में कंपाउंड बन जाएगा आपका। अब जो इस स्टेज में क्या हुआ करता है, मेरी बात को ध्यान दीजिए, इसमें कुछ है नहीं, इसमें सबसे बड़ी चीजें होती है, जैसे CH3Br है ये। अब ये जो CH3Br है, इसको थोड़ा ऐसे देखिए, ये CH3Br, इसका विघटन नहीं होता है, डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक कर देता है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, मेथिल ब्रोमाइड से न्यूक्लियोफाइल OH- पहला स्टेप समझ में आया, NaOH डिकम्पोज हो जाएगा Na+ और OH- में और न्यूक्लियोफाइल का निर्माण कर लेगा। अब जो ये OH है, जब इसके ऊपर अटैक करेगा मेथिल ब्रोमाइड पर, तो अब आप इसको थोड़ा यहां से ध्यान दीजिएगा, एकदम सीधी सीधी सी बात ऐसे समझ लीजिए। ये आपके पास क्या है, यहां पे CH3Br प्लस यहां पे ये क्या है OH-, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये तो आपका क्या है मेथिल ब्रोमाइड, और ये क्या है आपका, बार बार लिखना पड़ता है इसीलिए स्पेस कम मिल जाता है, न्यूक्लियोफाइल। अब जब ये ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पे यही स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब इसके ऊपर अटैक करता है तो देखिए ये Br है सामने से और ये OH है, दोनों ही मतलब इसमें ऑक्सीजन डोनर है, इसमें ब्रोमीन है, ऑक्सीजन 6A वर्ग का है, ब्रोमीन 7th का है, और लगभग दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, विद्युदात्मकता। इसीलिए क्या होता है, जब OH इससे जुड़ना चाहता है तो ब्रोमीन कहता है नहीं हम जुड़ने नहीं देंगे, लेकिन OH कहता है नहीं हम जुड़ेंगे भाई, आप चाहे जितना करो हम जुड़ेंगे, कहा ना मैं जुड़ने नहीं दूंगा। जैसे आपको कमरे में जाना हो भी तो सामने वाला गेट अगर आपका क्लोज है तो आप बंद है तो आप जुगाड़ खोजोगे कि कहाँ से जाए, तो पीछे वाले गेट से चलोगे भागो, तो वही हाल यहाँ पे भी कहता चलो ठीक है तुम इधर से नहीं जुड़ने दे रहे हो, उधर से जाके अपना काम बना लेंगे। और जैसे ही इधर से आता है जुड़ता है, अब मेरी बात को सुनिए, जैसे ही इधर आकर के जुड़ेगा, यही समझने वाली चीज़ है, तो
अब ये क्या होगा, ध्यान दीजिए, वही अवस्था ही क्या कहलाती है, संक्रमण अवस्था। क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रह जाएगा CH3 और ये थोड़ा सा ये हो गया Br और यही आपका आकर के क्या जुड़ गया, OH। क्या जुड़ गया भैया, OH। अब आप समझ लीजिएगा, ये मेथिल ब्रोमाइड क्या करता है, इसको सामने से नहीं जुड़ने देता है। दिखाओ, ये मेथिल ब्रोमाइड से न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ से जुड़ करके संक्रमण अवस्था का निर्माण कर लेता है। और जैसे ये संक्रमण अवस्था बनी, क्योंकि सामने से क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि सामने से दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, संक्रमण अवस्था बना लेगा, पीछे से जुड़ेगा, सामने से नहीं जुड़ पाएगा, पीछे जुड़ करके संक्रमण अवस्था का निर्माण कर लेता है। और फिर ये स्टेबल नहीं रहती, जब ये पीछे से जुड़ गया तो इनकी भी कमजोर हो गई स्थिति, और जब ये कमजोर हो गई तो ये यहाँ से गायब, और जब ये गायब तो फिर ये मजबूत हो गया। अब यहाँ पे आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा OH और फिर ये क्या हो जाएगा CH3 और ये आपका Br क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये आपका मेन प्रोडक्ट है, क्या है ये, मेथिल। तो मेथिल ब्रोमाइड से न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ से या कार्बन की तरफ से जुड़कर संक्रमण अवस्था का मेरे को लिखना पड़ता है ना, करता है, जो अंत में मेथिल एल्कोहल एवं Br आयन, ब्रोमाइड आयन का निर्माण कर लेता है। यही इतना सा समझना है। पहले स्टेप ये था। दूसरे स्टेप में मेथिल ब्रोमाइड से न्यूक्लियोफाइल OH, मेथिल ब्रोमाइड से न्यूक्लियोफाइल OH पीछे की तरफ से जुड़कर संक्रमण अवस्था का निर्माण कर लेता है, जो अंत में मेथिल एल्कोहल और ब्रोमाइड आयन Br माइनस का निर्माण कर लेता है। ये मेथिल ब्रोमाइड है, इससे सामने से नहीं जुड़ पाया तो पीछे से जुड़ा, और वही थोड़ी कुछ देर के लिए ही एक स्टेज आई, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया। स्टेबल नहीं है ये संक्रमण अवस्था, और जब ये जुड़ा आगे से ना तो इनकी भी स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसने कार्बन को तो पकड़ मजबूत हो गई उसकी, और ये फिर धीरे से गायब हो गई। कहे चलो भाई अब यहाँ से काम खत्म, और हमारा मेथिल एल्कोहल बन गया, ब्रोमाइड आयन बन गया। और अब यहीं पे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें यह बताया गया कि इस अभिक्रिया की जो वेग होता है इस मेथिल ब्रोमाइड पे भी निर्भर कर रहा है और OH आयन पे भी निर्भर कर रहा है। इसीलिए इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, द्वितीय होगी। चलिए नीचे देखिए, ऊपर देखिए, समझ में आ जाएगा, तब तक छोड़ूंगा नहीं जल्दी। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। इस अभिक्रिया में या अभिक्रिया का वेग मेथिल ब्रोमाइड एवं हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः अब बताइए, अभिक्रिया का वेग के कांस्टेंट, अब बताइए किस पे डिपेंड करेगा, इस पे भी और इस पे भी, CH3Br और यहाँ पे भी OH। अब देखिए इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी, इसलिए इस अभिक्रिया की कोट क्या है, 2 है। अतः इस अभिक्रिया अतः यह द्वितीय कोट की अभिक्रिया होती है।
समझ में आ गया ना। और फिर लास्ट में जो भी होगा स्टेप थर्ड, अब यहां से क्या निकला है Br और पहले से NaOH Na निकला है, तो Na प्लस और ये Br माइनस, और दोनों निकल करके फिर लास्ट में सब नथिंग होते हैं, NaBr बना। तो इस तरीके से ये टोटल रिएक्शन है। और लास्ट में एक चीज आपको और बताएं, जैसे उसमें भी बता दे रहे हैं, SN2 अभिक्रिया सबसे ज्यादा कौन देता है, 10 एल्किल हैलाइड, फिर 20 और फिर कौन आपके 30 एल्किल हैलाइड की सक्रियता का क्रम है। ये हो गया, मतलब कि जो SN2 थी उसको 30 ज्यादा देता था, फिर 20 फिर 10 और फिर आपको क्या किया करता था वो, और इसमें क्या हुआ करता है, ऐसा नहीं हुआ करता है। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस चीज को भी। अब इस तरीके से मेरे हिसाब से आपको पूरा रिएक्शन समझ में आ गया होगा। मैकेनिज्म है, आप इसको होमवर्क में नोट कर लेंगे और इसको आप घर पे रफ में लिखेंगे, और लिख करके आप सभी लोग इसका एक बार नहीं कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा जान लीजिए आप लोग एक तरीके से होमवर्क है कि आप लोग इसको कीजिएगा। अब एक बातें और बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो जरूरी ये है कि SN1 अभिक्रिया मैंने बताया है, मैंने आपको समझाया भले है, केवल SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि एक होती है, ये मैंने बताया था, इसलिए इसको SN1 कहते हैं, तथा इसकी क्रिया विधि कितने 2 पदों में संपन्न होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज तो बताया था सबसे ज्यादा 30। दूसरा, SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि 2 होती है, तथा इसकी क्रियाविधि कितने एक पद में होती है। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था बहुत ही बड़ा था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये भी आपको बता दे रहे हैं। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से कम जान लीजिए, इस वीडियो को 2 बार देखें, तब आपके लिए एकदम पूरी बातें यहां से क्या होंगी, कंफर्म होगी। अन्यथा जान लीजिए आपके लिए बहुत ही बड़ी यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और मैंने जैसे उसको रिएक्शन को बताया था एकदम सरल था वो, वैसे इसको भी एक थोड़ा 2 मिनट के लिए हम आपको ले रहे हैं। और इसको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 स्टेप का, ये भी एक स्टेप का है कि इसमें सबसे पहले क्या किया था आपने, जैसे NaOH है, ये टूट जाएगा Na प्लस और OH माइनस में, और आपके पास है CH3Br और ये OH है, यहां से आता है, ये जुड़ना चाहता है इससे, तो ये आगे से नहीं जुड़ने देता, तो बैक साइड से जुड़ता है, तो यहां पर OH और ये CH3 और ये क्या हो जाता है Br, और ये कौन सी स्टेज बन जाती है, ट्रांजिशन स्टेज। इसी को कहते हैं ट्रांजिशन या संक्रमण अवस्था। और फिर ये तुरंत टूट जाता है और यहां बना लेता है OH और ये हो जाता है CH3 और ये Br माइनस हो जाता है। ये इतना ही चीज था इसमें। और लास्ट में मैंने बताया इस रिएक्शन की रेट दोनों पर डिपेंड कर रही है। तो मैंने ये बताया था कि रिएक्शन की रेट R होता है, K इक्वल टू क्या था यहाँ पे CH3Br कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है और OH माइनस के भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। और लास्ट में आपको मैंने बताया था Na प्लस और Br माइनस दोनों जुड़ जाते हैं तो बन जाता है NaBr। यही इतनी ही इसकी क्या है
मैकेनिज्म है। अब आप खुद विचार कर लीजिए, किताबों में बस ऐसे ही लिखा रहता है तो आपको कितना अच्छा समझ में आएगा, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। और इस चीज़ को आप लोग बढ़िया सा देखें और 2 बार कम से कम देखें। चलिए ठीक है, अब आज यहीं पे आपकी क्लास क्लोज करते हैं। कल आगे आपको और रिएक्शन अब बताएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।